गुड मॉर्निंग। SVM यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कृषि के बारे में, और कृषि के बारे में हमने पढ़ा कृषि के प्रकारों के अंतर्गत पहले वाले वीडियो में स्थानांतरित कृषि, आदिम स्थायी कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, इन तीनों कृषियों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार से स्थानांतरित कृषि पूरे विश्व के अंतर्गत की जाती है, किन किन नामों से इनको जाना जाता है। उसके बाद स्थानांतरित कृषि में किस प्रकार से स्थायी कृषि का रूप ले लिया और स्थायी कृषि किस प्रकार से जीवन निर्वाह कृषि बनी। आज हम अध्ययन करेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि तो वास्तव में जब जीवन निर्वाह कृषि ने विस्तृत निर्वाह का रूप ले लिया तो कृषि उत्पादन जो है वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने लगा। और इस प्रकार की कृषि जो है वो खास करके विकसित जो देश हैं उन विकसित देशों में की जाती है जहां भूमि अधिक है और वहां पर जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। तो इस कृषि को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये कृषि जो है वो खास करके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है और इन मैदानों को देखिए यूरेशिया के अंदर स्टेपीज कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत प्रेरीज कहा जाता है, अर्जेंटीना में इनको पंपाज कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्स कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत या ऑस्ट्रेलिया में इन मैदानों को डाउन्स कहा जाता है और न्यूजीलैंड में केटनबरी के नाम से ये मैदान जाने जाते हैं। तो इन मैदानों में ये कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि? विस्तृत वाणिज्यिक कृषि जो इन मैदानों में की जाती है। और इनके अलावा इस प्रकार की कृषि जो है वो विस्तृत भूजोतों पर की जाती है और इनका क्षेत्रफल प्राय 200 से 1600 हेक्टेयर तक, 240 से 1600 हेक्टेयर तक का होता है। खेत तैयार करने से लेकर फसल काटने तक, क्योंकि जैसा हमने बताया ये कृषि जो है वो विकसित देशों में की जाती है। तो वहां पर फसल बोने से लेकर काटने तक, निराई गुड़ाई सारा कार्य जो है वो लगभग मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि में मुख्य फसलें गेहूं, जई, राई, तिल आदि फसलें बोई जाती हैं। मानवीय श्रम का इसमें कम उपयोग होता है और हम कहें कि मशीनों का प्रयोग इसमें अधिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि जो थी उसने विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि का रूप ले लिया और बड़े विस्तार से उच्च पैमाने पर की जाने लगी। विकसित देशों में अधिक उत्पादन, कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल तैयार की जाने लगी। और क्योंकि विकसित देशों में तो सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, खाद्यान्नों को भी सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े भंडारणों की व्यवस्था उनमें पाई जाती है। कृषि क्षेत्रों में निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र जो है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती जाती है
तो भूमि का जो क्षेत्रफल है वो लगातार घटता जाता है। तो इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित हैं और यह कृषि जो है वो उच्च तकनीकी पर आधारित होती है। तो इस कृषि को हम क्या कहते हैं? विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रकार है बागाती कृषि। जैसा नाम से विदित है, बागानों की कृषि। तो इस प्रकार की कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि विकास का ही एक रूप है, जो खास करके इनका उद्देश्य यूरोपीय देशों के वे देश जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों में ये कृषि विस्तार से की जाती है। तो देखिए, इस कृषि में भारी पूंजी निवेश करना पड़ता है। उच्च प्रबंधन और उच्च तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक विधियों से ये कृषि की जाती है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। तो ये एक फसल कृषि है और इनमें उद्योगों को कच्चा माल मिलता है और इनके अंतर्गत फसलें जो हैं वो बागानी रूप में बोई जाती हैं। जैसे इलायची है, काली मिर्च है, गन्ना है, रबर है, चाय है, कौवा है, नारियल है, केला आदि ये बागाती फसलें हैं। तो इस प्रकार की जो कृषि है वो मुख्यतया इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी भारत, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपाइंस, श्रीलंका, ब्राजील, क्यूबा, हवाई द्वीपों में की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बागाती कृषि जो है वो बागानों के रूप में बोई जाती है, यानी बागान बनाए जाते हैं और उन बागानों में ये कृषि की जाती है। जैसे कि हम बात करें इतिहास के तौर पर कि ब्राजील में जो चाय के बागान लगाए जाते थे, उन बागानों को, कॉफी के बागानों को कॉफी के बागान जो बड़े बड़े लगाए जाते थे, उनमें मजदूरों को ले जाया जाता था और वहां पर उन बागानों में उनसे निराई का काम, गुड़ाई का काम आदि किया जाता था। तो इस प्रकार से ये कृषि जो है वो बागानों के रूप में की जाती है और इन बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता था। इन चाय के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता था और उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद वर्तमान में अधिकतर बागान जो है वो स्वामित्व स्थानीय देशों की सरकार और नागरिकों के नियंत्रण में आ गए थे। तो हम कह सकते हैं कि बागानी जो कृषि है उसका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। उसके बाद में अगली कृषि है मिश्रित कृषि। जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है कि इस कृषि में फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य साथ साथ किया जाता है। या हम यूँ कहें कि इस कृषि के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, जो दोनों के उत्पाद जो हैं वो एक दूसरे के काम आते हैं। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। और इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में भी की जाती है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया आदि भागों में की जाती है। तो इनकी यदि हम विशेषताएं देखें मिश्रित कृषि की, तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों का इसमें समान महत्व होता है। इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम श्रेणी का होता है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, राई, जई, सोयाबीन और चारे की फसलें
उगाया जाना प्रमुख है। और इन फसलों के उगाने के साथ साथ पशुपालन, जिनमें भेड़, बकरी, सुअर, गाय, अन्य प्रकार के मवेशी भी पाले जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सस्यावर्तन भी होता है। सस्यावर्तन, फसल चक्रण, जिसको हम कह सकते हैं कि एक में पशु के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, दूसरी तरफ कृषि की जाती है। आने वाले साल में एक दूसरे का परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि फसलें अधिक उत्पादन दे सके। तो इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होता है। कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की कृषि करते हैं और ये कृषि जो है महानगरों के समीप भी की जाती है। उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन, विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को बड़ी सहायता मिली है। तो इसको हम कहते हैं मिश्रित कृषि। सीधी बात है, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित कृषि कहलाता है। अगली कृषि का प्रकार है दुग्ध कृषि, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, पशुपालन से है। तो दुग्ध उत्पादन को भी हम दुग्ध कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो देखिए, ये कृषि का एक विशिष्ट तरीका है। इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधार पर, यानी पशुओं की नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की जो देखभाल है वो वैज्ञानिक विधियों से की जाती है, अच्छे तौर तरीकों से की जाती है। पशुओं का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। दूध दोहने और उसको परिष्कृत करने की क्रियाएं भी मशीनों के द्वारा की जाती हैं। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है, क्योंकि दुग्ध और दुग्ध का जो उत्पाद है या इससे बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो अति शीघ्र खराब होने की संभावना रहती है। तो नजदीक के बाजारों में उनका जल्दी से निस्तारण हो जाए और उपभोक्ताओं को तुरंत आमदनी हो सके। तो इस प्रकार से ये कृषि हम कहें कि खास करके नगर और औद्योगिक केंद्रों के पास में ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र दुग्ध और अन्य डेयरी उत्पादकों के अच्छे बाजार होते हैं, क्योंकि उनमें दूध और उनके उत्पाद शीघ्रता से बिक जाते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग जो हैं हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी फार्मिंग ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया है और इसको हम कहते हैं दुग्ध कृषि, यानी अच्छी नस्ल के पशु तैयार करना और उनसे अच्छा उत्पाद प्राप्त करना और उन उत्पादकों को शीघ्र ही बाजार में ले जा करके एक तरह से नगद मूल्य प्राप्त करना। उसके उपरांत आती है देखो ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग, ट्रक कृषि, ये भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इसमें देखो नगर महानगरों के समीप साग सब्जियों की खेती की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भर करके निकटवर्ती बाजारों में ले जा करके बेचा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक के द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है। इसलिए इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जानते हैं, ताकि फसलों को रात भर ट्रक में भर करके बाजारों में पहुंचा दिया जाए। तो रात भर में ट्रक कितनी दूरी तय कर लेता है, उसके नाम से इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। सर्वप्रथम इस प्रकार की जो कृषि है उसका शुभारंभ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तेजी से बढ़ते महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से सब्जियों की मांग बढ़ने के कारण इस कृषि का बहुत तेजी से विकास हुआ और बहुत अच्छा लाभ देने के कारण, क्योंकि ये भी एक तरह से नकदी आमदनी वाली फसल है, तो तुरंत ट्रकों में भर के नजदीकी बाजारों में ले जा करके तुरंत पैसा कमाया जा सकता है। तो इस कृषि का तेजी से
प्रसार हुआ और ये कृषि बहुत सारे क्षेत्रों में की जाने लगी। तो ट्रकों में भरकर बेचने के कारण, ले जाने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। अंतिम कृषि का स्वरूप है फलोदान कृषि, जैसा कि इसके नाम से विदित है, फलोदान। तो इस कृषि में देखो, साग सब्जियों की जगह फलों की कृषि की जाती है। उसमें साग सब्जियां थी तो इसमें फलों की कृषि की जाती है। तो ये भी कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है। इसमें ट्रक फार्मिंग की तरह साग सब्जियों की जगह फल और फूलों का उपयोग किया जाता है। फूलों और फलों की मांग जो है वो भी नगरों में ज्यादा होती है। विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, नारियल, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो सेब, नाशपाती। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वो खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो उसमें नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि वहाँ की मुख्य फसलें मानी जाती हैं। तो इसमें साग सब्जियों की जगह फल और फूलों की कृषि की जाती है, और ये भी नगरीय क्षेत्रों के समीप ही किए जाते हैं, ताकि इनका भी तुरंत प्रभाव से बाजार में ले जा करके इनको बेचा जा सके, क्योंकि ये भी एक तरह से अतिशीघ्र खराब होने वाले फल फूल होते हैं। तो इसीलिए ये उद्यान बाजारों के ज़्यादा नजदीक होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कृषि जो है वो खास करके बढ़ते नगरीकरण के कारण, अधिक शाकाहारी जनसंख्या के कारण इनकी मांग सभी देशों में बहुत ज़्यादा और बहुत ही आवश्यक हो गई है। तो फूलों की भांति फलों को भी नगरीय क्षेत्रों की मांग के अनुरूप ही बोया जाता है। फूलों की बिक्री से कृषकों को भारी मुनाफा होता है। भारत में भी देखो विभिन्न प्रकार के फूल, जिनमें गुलाब है, गेंदा है व अन्य प्रकार के फूलों की अच्छी पैदावार होती है। तो ट्रक फार्मिंग और फलोदान और दुग्ध कृषि, ये तीनों ही प्रकार की कृषि का नाम इनको जो दिया गया है, ये तीनों ही विशिष्ट प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं। इनको विशेष करके इनका जो संबंध है वो नगरीकरण से ज़्यादा है, नगरीय क्षेत्रों से ज़्यादा है, क्योंकि इनकी खपत जो है वो गाँव की अपेक्षा नगरों में अधिक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि गाँव में नहीं होती, क्योंकि गांव में तो पशुपालन होता है और अन्य प्रकार के उत्पाद भी होते हैं, कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि नगरीकरण से इन तीनों कृषियों का गहरा संबंध होता है। दूध की खपत भी नगरों में ज़्यादा होती है, फल सब्जियों की खपत भी नगरों में ज़्यादा होती है, और फल फूलों की खपत भी नगरों में ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रकार की कृषियाँ या जो ये तीनों विशिष्ट प्रकार की जो कृषियाँ हैं वो नगरों के समीप ही बोई जाती हैं, और वहाँ के कृषकों को नज़दीक के बाजारों में इनको बेच करके अधिक मुनाफा होता है। तो ये थे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि के प्रकार। तो इस प्रकार से इन सभी कृषियों के बारे में हमने जाना, और इसके बाद में हम प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत ही अगला टॉपिक हम लेंगे जो खनन से संबंधित होगा। तो
मैंने आपको बताया था कि ये चारों व्यवसाय जो हैं इनके अलग अलग अध्याय हैं। तो पहला ही अध्याय जिसका अपना चल रहा है इसमें प्राथमिक व्यवसाय का। प्राथमिक व्यवसाय के बाद में हम द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे और जानते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।